Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with alcohols. आज हम ईथर से बात करेंगे बहुत डिटेल में. आई थिंक मुझे 2 लेक्चर लगेंगे ईथर कवर करने में. सबसे छोटा पार्ट जो भी हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं अभी तक? हाइड्रोकार्बन्स तो चलो फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, फिर भी हाइड्रोकार्बन पढ़ा था हमने, फिर एल्काइल हैलाइड, अब अल्कोहल पढ़ रहे हैं, अब ईथर आ गया. ऐसे कीटोन्स आएंगे, एल्डिहाइड्स आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स आएंगे और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे. लेकिन सबसे कम जो थियरी है, सबसे कम जो रिएक्शंस हैं वो ईथर्स के हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिएक्शंस बहुत कम है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफ़ी एम्फेसिस दे रहा हूँ आज के लेक्चर पे. ईथर के रिएक्शंस बहुत ही कम है लेकिन क्वेश्चन उसमें से आते ही हैं जनरली. ईथर्स क्या होते हैं? लेट्स से एक सिंपलेस्ट ईथर बनाते हैं, CH3O CH3 ये है. इससे कोई सिंपल ईथर तो हो नहीं सकता है ना. इधर कार्बन घटाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, इधर अगर इधर हाइड्रोजन लगा दिया तुमने तो अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे तो भी अल्कोहल बन जाएगा. दोनों जगह लगा दोगे तो मतलब ये क्या हुआ, ये है अल्कोहल. दोनों जगह लगा दो H तो वाटर बन गया. यानी एक तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं, पानी के एक H को कार्बन से रिप्लेस कर दो तो अल्कोहल बन गया, दूसरे हाइड्रोजन को भी कार्बन से रिप्लेस कर दो तो फिर हमें ईथर बन गया. करेक्ट. तो इसके ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते ईथर. एक तो कोई इस तरह का सेंटर नहीं है. हाँ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जरूर है, तो ये क्या हो गया, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो जरूर करते हैं लेकिन रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है ईथर्स की, तो इसलिए रिएक्शंस भी बहुत गिने चुने हैं इनके. वेरी लेस रिएक्टिव तो लिख सकते हो इनको. उसके बाद क्या ध्यान में आता है देखते हुए, इसका फॉर्मूला क्या हो. चलो इसको फॉर्मूला देखते हैं, C2H6O, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ C2H5OH. एक ही बात है ना, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. और इसका फॉर्मूला भी यही होता है, इस वाले का अल्कोहल का फॉर्मूला भी यही है जो इसका है. इसका क्या है, C2H6O, इसका भी C2H6O. यानी मैं ये बोल सकता हूं अल्कोहल्स के साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. ईथर्स आर आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप. तो अल्कोहल्स के साथ ईथर्स क्या दिखाते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये और ये सेम है और लेकिन फॉर्मूला सेम है मॉलिक्यूलर, लेकिन क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप अलग है. इसके अंदर अल्कोहल है, इसके अंदर ईथर है. तो एक बात बोल सकते हैं कि ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल. फिर जैसे हमने ये ईथर लिया था, ये क्या था, फुली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों जो कार्बन है वो पूरे तरह सेम है. यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है. ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिकल ईथर. तो 2 तरह के हो गए हमारे पास, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल ईथर. जैसे कि ये सिमेट्रिकल है, C2H5O CH3, ये नॉन सिमेट्रिकल है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं. फिर C2H5 ये भी सिमेट्रिकल है. तो आई थिंक अब समझ गए हो, बहुत ही आसान है, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल. ऐसा क्यों, तुम्हें पता होना चाहिए इसका, क्योंकि कई मेथड आएंगे उसमें सिमेट्रिकल ही हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. जैसे वुड्स रिएक्शन में याद करो तो क्या होते थे, 2 एल्केन जुड़ते थे तो इवन नंबर का एल्केन बनता था अल्काइल हैलाइड से, सॉरी, राइट. वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन थी ना कि इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन्स ही हम एल्केन बना सकते हैं. इसमें भी होगी कुछ रिएक्शन, तो पता होना जरूरी है सिमेट्रिकल क्या होंगे, दोनों एक जैसे कि ये और ये, अनसिमेट्रिकल ये, या न्यूमरस इनफाइनाइट एग्जांपल्स. उसके बाद साइक्लिक ईथर भी होंगे. ये क्या हो गया, साइक्लिक ईथर. दिस इज अ केस ऑफ साइक्लिक ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए दोनों कार्बन से. ये कंडीशन तो मीट हो रही है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ईथर. तो साइक्लिक ईथर्स भी होते हैं जिसमें THF इज एन एग्जाम्पल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. जैसे ये फ्यूरान होता है, बहुत ही फेमस है, ये फ्यूरान होता है, दिस इज एरोमेटिक. इसके अंदर तुम 4 हाइड्रोजन डाल दो तो एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी एल्केन में,
और इसको बोलते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन डाले ना फ्यूरान में, तो इसका नाम हो गया टेट्राहाइड्रो। 4 हाइड्रो डाल दो फ्यूरान में तो ये बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ईथर। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर्स और साइक्लिक ईथर्स। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में। इपॉक्साइड्स भी होते हैं, है ना, इपॉक्साइड्स भी होते हैं इस तरह के, इनको बोलते हैं इपॉक्साइड्स, जिसमें अगल बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। जैसे साइक्लिक तो क्या हो गए, ये तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान देखो एक बार, ये पहला कार्बन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जाके ऑक्सीजन जुड़ा था, साइक्लिक ईथर। ये क्या हो गए, अगल बगल वाले कार्बन से ही अगर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं इपॉक्साइड। नेमिंग हमने की थी फर्स्ट लेक्चर में, तो इसके रिएक्शंस भी हम देखेंगे इपॉक्साइड्स के। उसके बाद अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल वाटर में कितना होता है? 2 लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन 105 के आसपास या 104.5 एंगल तकरीबन होता है इसका, 104.5 डिग्री। क्यों? लोन पेयर जो है वो होना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, होना चाहिए था 109। लोन पेयर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो उसने बॉन्ड्स को दबा दिया, दबा के कितना एंगल बना? 104.5 बना। अब अगर मैं बोलूं, पूछूं कि अल्कोहल में कितना एंगल होता है, क्या 2 लोन पेयर तो इसमें है ही, इसमें भी थे, मगर थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस हुई, इसकी बढ़ी, करेक्ट, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ी। एक कल्ला हाइड्रोजन नहीं है ना, 3 हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन बिल्कुल इसके ऊपर नहीं बैठे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस उनको भी चाहिएगा, करेक्ट। यहां से रिपल्जन होगी, थोड़ा एंगल खुलेगा, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल विल चेंज। द बॉन्ड एंगल इन दिस विल बी अराउंड 110 डिग्री, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लोन पेयर है फिर भी इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। फिर अगर हम इसमें देखें, अगर CH3 थ्राइस, CCH3 थ्राइस, तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग में हमने बॉन्ड एंगल्स डिस्कस किए थे। इसका बॉन्ड एंगल होगा 132 डिग्री। कहने का मतलब यह है, जितना बल्की ग्रुप हो उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी हो जाएगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की हमेशा ईथर्स में sp3 रहेगी, और 2 लोन पेयर उसके पास होंगे ही होंगे हमेशा, सेम एज इन द केस ऑफ एल्कोहल्स। तो बॉन्ड एंगल्स जो है इंक्रीज, बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज एज द bulkiness of group increases। फिर उसके बाद क्या ध्यान देना है, ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये बहुत अच्छे। डायपोल मोमेंट तो कुछ होगा ही ना, देखो इसमें ऑक्सीजन है और 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी इधर की तरफ जाएगा, ये भी इधर की तरफ जाएगा। लोन पेयर में आपको पता है डायपोल मोमेंट में हमने डिस्कस किया था, ये इस तरफ जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। तो डायपोल मोमेंट तो कुछ होगा, लेकिन बहुत कम होता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट ईथर्स का जनरली कम होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटिक भी नहीं होते, ये कैंसिल भी करते हैं एक दूसरे को, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल करेगा, तो इसको बोल सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। काफी जगह यूज भी करते हैं ईथर, तुमने देखा होगा वुड्स रिएक्शन में हमने यूज किया था, मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करने के लिए हमने यूज किया था। काफी जगह हम यूज करते हैं ईथर्स को। ये कैसे होते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नोमेनक्लेचर। इसके नोमेनक्लेचर में बात करते हैं ईथर्स के। काफी डिफरेंट है ये नोमेनक्लेचर बाकी फंक्शनल ग्रुप से। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं या हम पढ़ेंगे, सबकी कंट्रीब्यूशन जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखते हैं वो कहाँ पे लिखा जाता है? वो सफिक्स में लिखा जाता है, तुम्हें याद हो तो, करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं तो सफिक्स में लिखी जाती है, लेकिन ईथर्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में आता है। तो अब इसके नाम देखते हैं। CH3O CH3, इसका कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल
ईथर। और CH3O C2H5 मिथाइल इथाइल ईथर, लेकिन E और M में पहले कौन आया? E आया, इसलिए नाम इसका हो गया इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। तो कॉमन नेम तो बहुत ही सिंपल सा है, दोनों के नाम लिखने हैं, जिसका नाम पहले आए वो पहले लिख दो। और आईयूपैक नेम कैसे लिखना है इसका? स्मॉल जो ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, राइट। इसमें तो कोई भी नहीं है, मिथॉक्सी मीथेन लिख देंगे। इसमें छोटा कौन सा है? मिथाइल वाला, तो मिथाइल के साथ क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी इथेन, करेक्ट। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, मिथॉक्सी इथेन। लेट्स कंसिडर दिस केस। अब हमें एक तो मेन लेना है और एक लेना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या मतलब? जो मेन नेम जो आएगा रूट वर्ड से पहले आता है, मिथॉक्सी इथॉक्सी जो भी हो। जैसे इस केस में अब देखो, लंबी चेन देखनी है हमने। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2, जबकि यहाँ की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3। ये वाली तो 2 ही होगी, सबसे लंबी ये होगी चेन। तो दिस इज अ मेन वर्ड। और ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 वाले को क्या लिखते हैं? इथॉक्सी। ये क्या आ गया? 3 वाला क्या होता है? प्रॉप, मेथ एथ प्रॉप। तो प्रॉप, अच्छा इस पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। 2 पे मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल और प्रोपेन, करेक्ट। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ऐसे लिख लिया, बाकी को इस तरह से नंबरिंग दे दी, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आई होप आप लिख सकते हो खुद से। अब एक और एग्जांपल करते हैं। O C2H5 CH3 क्लोरीन ब्रोमीन। व्हाट आई वांट इज, आप खुद से ट्राई करो पहले इसको पॉज करके। तो मेन चेन कौन सी है? ऑक्सीजन के इधर उधर देखना है हमें। ऑक्सीजन के इधर इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के उधर 6 कार्बन की रिंग है। तो कौन जीत गया? 6 कार्बन की रिंग जीत गई। इसका तो नाम आ जाएगा, सिर्फ इथॉक्सी आगे लगा देंगे, ठीक है। जैसे किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लगाते हैं वैसे ही ट्रीट करना है इसको, जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कहां से कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका क्या हो, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 यहां से 1 2 3 4 दूं मैं, या फिर यहां से दे दूं 1 2 3 4। इसके और कम नंबरिंग तो नहीं आई किसी में भी। लेकिन अब ब्रोमीन और मिथाइल में कौन सा आया? पहले ब्रोमीन आया, बी नेम आया, तो 1 2 3 4 नाम दे दिया इसको। कैसे होगा? सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लो। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 इथॉक्सी, 4 मिथाइल, और नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। रूट वर्ड साइक्लोहेक्सेन आएगा, उससे सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, लास्ट में लिख दो साइक्लोहेक्सेन। अब आई एम श्योर कोई भी नॉमेनक्लेचर तुम कर पाओगे ईथर का। सो दिस वाज अबाउट ईथर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत ही कम रिएक्शन देते हैं ये, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, इतना भी पोलर नहीं होता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोलर होता है, टूट जाता है फिर भी। इसलिए अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं कई बार, लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इतना पोलर नहीं होता, टूटता नहीं है। तो ईथर्स आर, बाकी फंक्शनल ग्रुप से जिससे कंपेयर करोगे, प्लीज ये भी नोट डाउन कर लो, ईथर्स आर वेरी इनर्ट टू मोस्ट रिएक्शंस, गिने चुने ही रिएक्शंस वो देते हैं। ईथर्स जो हैं वो गिने चुने ही रिएक्शंस देते हैं। नाउ फिर जैसे कि हमारा सीक्वेंस है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हम पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब तुमने जो भी SN1 SN2 पढ़ा हुआ है पहले, देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, SN1 SN2 हमने पढ़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में,
मोस्टली हमने अप्लाई किया था उसका, करेक्ट, SN1, SN2, E1, E2। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां तक सीमित है, वो दोबारा भी आता है। अब इसे ईथर में आप जितने भी केस करेंगे भर भर के SN1, SN2 आएगा। सारी चीजें जो SN1 में एप्लीकेबल है, SN2 में एप्लीकेबल है, वो यहां भी एप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो द फर्स्ट केस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहला केस ये आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तुम ये पहले भी पढ़ चुके हो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में, और पिछली बार हमने याद करो एल्कीन बनाया था। कुछ कुछ वैसे ही होने वाला है डिहाइड्रेशन में, कुछ कुछ वैसे होगा, कुछ कुछ नहीं भी होगा, सम डिफरेंस भी है। तो मैं क्या चाहता हूं, एक बार उसको रिवाइज कर लो पॉज करके, दिमाग में कैसे हुआ था, क्योंकि मैं उससे कंपेयर करके समझाने वाला हूं ताकि ज़्यादा समझ आए। वो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एल्कोहल से एल्कीन बनाना, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना, याद करो। अब यहां से E1 से होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, कार्बोकेटायन बनता है। अब देखते हैं पहले जो हमने पढ़ रखा है वो केस देखते हैं। CH3 CH2 CH2OH, इसको हमने लिया था H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ ये कार्बोकेटायन बना, रीअरेंज होकर यहाँ आया और ये प्रोडक्ट बन रहा था, करेक्ट। इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। यहीं पे अगर हम CH3 CH2 CH2OH ले लें, अगेन H2SO4, तो ये भी बन सकता है 1 2 3 1 2 3 ईथर ही बन सकता है। ये आपस में एक और मॉलिक्यूल से कंबाइन हुआ, ईथर बन गया। टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली रिएक्शंस के टेम्परेचर याद या ना भी रखो तो काम चल जाएगा, राइट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, बिकॉज क्या होता है, किसी टेम्परेचर पे तो ये एल्कीन बन रहा है, किसी टेम्परेचर पे ये ईथर बन रहा है। अराउंड टेम्परेचर यहाँ पे है 443 केल्विन, यहाँ पे है 413 केल्विन। थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हो तो एल्कीन बनेगा, उससे कम टेम्परेचर हो, 30 का ही फर्क है, तो ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, ईथर बनेगा। एल्कोहल से हम ईथर बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल से। पहला मैकेनिज्म है फ्रॉम एल्कोहल्स। कौन सा टेम्परेचर है, 413 केल्विन। तो डिग्री में कितना आएगा, ये 140 आ जाएगा। 140 + 70 210 और 3 213, 200 और 413, हाँ, इससे 30 बढ़ा दो तो ये 170 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इसके याद रखने हैं बिकॉज बहुत ही पास है ये रिएक्शन। इसका रिएक्शन तुमने याद कर लिया है अभी, आई मीन रिकॉल किया है अभी। क्या होता था, ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती थी इसमें। और इसको रिवाइज करते हैं, उससे फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। इसके हमने बहुत से रिएक्शन किए हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में ये बहुत सारा था। अभी एक लेक्चर फिर से मैंने डाला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पे भी, तो इसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ताकि हमें ईथर की फॉर्मेशन में अच्छे से समझ आए। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, OH H+ का अटैक हुआ इधर। सेकेंड स्टेप क्या था, लीविंग ग्रुप था, ये अपने आप निकल रहा था, बहुत बढ़िया ये लीविंग ग्रुप था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बाद रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल तो होती है, हर जगह होती है, जहां भी कार्बोकेटायन दिखे वहां रीअरेंजमेंट तो संभव होगी। और फिर एल्कीन बनता था सेटजियस रूल के अकॉर्डिंग। सेटजियस रूल के अकॉर्डिंग फिर हमने इसका एक्सक्यूज मी एल्कीन बना दिया। सो दिस वाज अबाउट डिहाइड्रेशन। अब आओ ईथर की बात करते हैं। इसमें एल्कीन में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ, फिर एलिमिनेशन हुई, E1 जैसा मैकेनिज्म हो गया। अब देखते हैं जो काम का है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो देखो, सपोज मैंने छोटा सा एक एल्कोहल ले लिया, इथाइल एल्कोहल, और फिर H2SO4 डाल दिया 413 केल्विन। टिप्स पे हो जाना चाहिए अब। तो फर्स्ट स्टेप इज अगेन द सेम, अटैक ऑफ H+। एसिडिक मीडियम है तो देखो H+ आएगा ही आएगा।
और ये कैटलिस्ट है तो H प्लस कहीं से कहीं जाएगा भी। लेट्स सी क्या होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन और इस पे पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब यहां पे SN2 होने वाला है। E1 का केस था वो किसमें, जब फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स थी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स हम 2 तरह से करा सकते हैं। नंबर 1 विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इसमें टेम्परेचर अलग होगा और E1 चलेगा। नंबर 2 इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसमें SN2 चलेगा। अब SN2 में आपको चाहिए एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल करेगा, CH3 CH2 OH। ये आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों है ये, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ये जो साइट है ये, दिस विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। SN2 का होगा, वहां पे E1 था, यहां पे SN2 का मैकेनिज्म चलेगा। एक न्यूक्लियोफाइल कहीं और से नहीं आएगा, अपने पास ही इसके पास पड़ा हुआ है। एक मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर दिया, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन आपको SN2 अच्छे से याद है कि रियर साइड से अटैक होगा, ये जो साइट है ये अटैक करेगी इसके ऊपर, करेक्ट, यही करेगी ना। ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे ये लिविंग ग्रुप है, और ये वो वाला कार्बन है जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो भयंकर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, राइट, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। दिस देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो यहां पे होगा इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एंड दिस वाटर इज अ लिविंग ग्रुप। तो दूसरा मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल और दिस इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट। कैसे होता था हमारा, याद करो, Cl प्लस OH माइनस, ये इस पे क्या होता ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर से अटैक करता था, ये लिविंग ग्रुप था, यही था ना SN2, एक ही स्टेप में होता था। ये भी वही SN2 एक ही स्टेप में हो रहा है, लिविंग ग्रुप छोड़ रहा है, 5 बॉन्ड भी बनाए गए। याद करो ट्रांजिशन स्टेट होता था SN2 में। वो जितनी प्रॉपर्टीज है मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, चलो रिवाइज कर लेंगे एक बार, वो सारी मैं दोबारा से भी लिख सकता हूँ और ये बहुत बड़ा भी टॉपिक बन जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है वही वाली थ्योरी खोल के देख लो जिनको याद नहीं है, SN1 SN2। तो SN2 का अटैक हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, कार्बन कार्बन, ये तो ग्रुप चला गया और ये किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, करेक्ट। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अब हमारा HSO4 माइनस आएगा और इसको भगा के ले जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट है तो इतना तो तुम समझ ही गए हो कि H प्लस शुरुआत में आया है तो लास्ट में जाएगा भी। अब चला गया, ये क्या बन गया, ईथर बन गया। इसमें कौन से बनेंगे, सिमेट्रिक ईथर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, जो प्रोटोनेट हो रहा है वो भी अल्कोहल है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है वो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का। तो यहां पे वाटर एलिमिनेट हुआ एक तरह से। 2 मॉलिक्यूल अगर इसके हम देखें तो यहां से जो एलिमिनेट हुआ था वाटर, करेक्ट, और यहां से H प्लस गया था, एक तरह से वाटर एलिमिनेट हो गया। H प्लस तो जो आया वो चला गया, कुछ नहीं हुआ इसका, हुआ यहां पे वाटर एलिमिनेट। लेकिन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर SN2। जो एल्कीन का केस था, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, उसमें एक कल्ला मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व था, 2 आपस में रिएक्ट नहीं करते थे। दैट वाज अ केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर E1 था और दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर SN2। आई थिंक कॉन्ट्रास्ट करके तुम अच्छे से देख पा रहे होंगे। फिर SN2 में जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यहां पे लगा दो। SN2 में क्या है, ज्यादा ग्रुप्स बल्कि ना हो, राइट, ज्यादा ग्रुप्स आपस में बल्कि ना हो, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है और एक ही मॉलिक्यूल है, तो ज्यादा बल्कि ग्रुप्स ना हो, यहाँ पे ट्रांसब्यूटाइल ना हो, वो नहीं कर पाएगा, यील्ड बहुत कम आएगी या फिर एलिमिनेशन की तरह जाएगा। हर कुछ टेम्परेचर नहीं कर सकता ना, ऐसा नहीं है कि 413 केल्विन तुमने ले लिया, इतने बल्कि ग्रुप ले लिए और फिर सोच रहे हो कि टेम्परेचर तो सही है, करवा दो यहाँ पे SN2 और बना दो ईथर। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ टेम्परेचर से नहीं होता। बल्कि ग्रुप अगर ले लिए यहाँ पे तो एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। सपोज
ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ग्रुप ले लिया। अब आपको लगता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? मैंने बताया हुआ है ना, जैसे जैसे अगर बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल कम बेस की तरह एक्ट करेगा। और बेस क्या रिएक्शन करवाते हैं? एलिमिनेशन। तो इसमें पॉइंट लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर में SN2 रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए। जितना छोटा ग्रुप होगा स्मॉलर साइज मतलब रेट ज्यादा होगा, स्मॉलर साइज रेट ज्यादा होगा। तो अगर दो ग्रुप दे दिए जाए, एक तो क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए कि एक ये है अल्कोहल और एक ये अल्कोहल है, किस में रेट ज्यादा होगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर का इसमें होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन आने वाला है। और दूसरा ये इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करना है एक जगह पे, और बल्कि न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस बेटर ऐड करते हैं, तो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा इवन का। देखो इस तरह के रिएक्शंस में जब दो तरफ के पाथ जा रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ 413 और 443 पे अलग अलग हो रहा है, तो प्योर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है 443 पे प्योर सारा का सारा SN2 होगा, इवन होगा, और 413 पे सारा का सारा SN2 होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट बनते हैं 80%, 70%, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी करवानी है तो 95% तक दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनेंगे ही बनेंगे जब इस तरह का सिमिलर मैकेनिज्म हो। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों में से क्वेश्चन में पूछ ले कि ईथर ज़्यादा यील्ड किस में होगी? इसमें होगी। एल्कीन की यील्ड किस में होगी? ज़्यादा इसमें होगी, बिकॉज इट्स अ बल्की न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट? सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। जितनी बातें हैं इसमें हमने सब कवर कर ली हैं। बल्कीनेस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल साइज, रेट ज़्यादा, जो भी SN2 का होगा, अटैक फ्रॉम रियर साइड, वो सब इसमें भी आएंगे पॉइंट्स। ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये सब। और किस किस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? दोनों की, न्यूक्लियोफाइल की और इसकी भी। इस केस में तो दोनों सेम ही है, हमारे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल सेम ही है। करेक्ट? यानी दो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीजें SN2 में जो होती हैं वो यहां भी चलेंगी, दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। द सेकेंड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही है ईथर, गिने चुने 4-5 रिएक्शन है, सभी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज विलियमसन सिंथेसिस। नाम तो जहां भी साइंटिस्ट का सुनो ना, सोच लो कि इंपॉर्टेंट ही है। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। SN2 देखो भर भर के आएंगे, SN1 SN2, ऐसा इसीलिए इतना फोकस देते हैं हम SN1 SN2 को। ऑल्दो एक ही चैप्टर, तुम्हें लगता है एक ही चैप्टर में है, एल्काइल हैलाइड में बहुत जगह यूज होता है, इसलिए कई बार मैकेनिज्म्स में इसको अलग से भी पढ़ते हैं, बिकॉज इट विल बी यूज्ड सो मेनी टाइम्स। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? एक तो एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड कौन सा हो सकता है? RCl ले लो। और एक होगा एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड किसको बोलते हैं? जैसे RO- को बोलते हैं। Na+ भी होगा, लेकिन ऑफकोर्स पोलर सॉल्वेंट में अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। OH- में एक्सक्यूज मी, और OR- में विच इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? दिस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, OR-। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक एल्कोक्साइड लेना है, मतलब अल्कोहल का भाई लेना है, एक अल्कोहल में से H निकाल दो, और एक एल्काइल हैलाइड लेना है। ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ROR'। दिस इज नथिंग बट विलियमसन सिंथेसिस। एल्कोक्साइड किसको बोलते हैं? अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल को रिएक्ट करवा दो Na से, तो क्या मिलेगा? RO- Na+ प्लस हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल भी बहुत ही वीक एसिड होते हैं, अल्कोहल्स आर ऑल्सो वेरी वीक एसिड। NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है। प्लीज लिख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लास्ट एग्जाम में एल्काइंस का आया था, है ना, एल्काइंस भी रिएक्ट नहीं करते NaOH के साथ।
और जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है इसको, NaOH भी वीक बेस में आएगा, मतलब इससे कंपेयर करो तो इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। NaNH2 ले लो या फिर NaH ले लो, NaH भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। NaH को अगर हम रिएक्ट करें NaOH तो ये H माइनस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे H माइनस होता है, माइनस चार्ज झेला नहीं जाता हाइड्रोजन से, इतना स्मॉल साइज होता है। तो ये क्या करेगा, H प्लस को निकाल के H2 बना लेगा और यहाँ पे आ जाएगा RO माइनस Na प्लस प्लस H2। तो ये बेस भी बहुत ही अच्छा है अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करने में, एल्कोक्साइड में, और ये भी बेस बहुत अच्छा है। NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, प्लीज राइट डाउन। तो पहले हमने एल्केन से एल्कोक्साइड बना लिया, जैसे कि अगर ये हो CH3O माइनस Na प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मीथॉक्साइड। ये हो अगर C2H5O माइनस Na प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। तो समझ गए हो, नेमिंग ऑक्साइड लगना है। और जैसे ये होगा, ये फिनॉल होता है, दिस इज नथिंग बट फिनॉल। यहां पे अगर तुम Na लगा दोगे तो व्हाट डज इट बिकम, सोडियम फिनॉक्साइड। तो एल्कोक्साइड समझ रहे हो कैसे नेम करते हैं हम। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ SN2 रिएक्शन। यहां भी SN2 रिएक्शन आएगा, विलियमसन सिंथेसिस नाम सुनते ही दिमाग में पॉपअप करेगा SN2। SN2 में दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस गोज थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अगेन ये लीविंग ग्रुप होगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ये चला जाएगा। अच्छा, एक ड्रॉबैक क्या लिख सकते हो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल थ्रू SN2 मैकेनिज्म, उसमें भी सिमेट्रिकल बनेंगे हमारे। एक ड्रॉबैक तो है, एक लिमिटेशन तो है, क्या, सिमेट्रिक ही बन पाएंगे। जितने कार्बन्स हैं उससे दुगने होंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, राइट, सिमेट्रिक बनेंगे। इसमें R और R' को हम अपने अकॉर्डिंग चूज करके जो लेंथ है वो बदल सकते हैं। सो ये भी एक लिमिटेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की, जो हम विलियमसन से कवर कर पाएंगे। आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स टेक CH3Cl प्लस C2H5O माइनस Na प्लस, इसमें क्या बन जाएगा, CH3O C2H5। मैकेनिज्म SN2 वाला ही, आपको पता है अच्छी तरह से SN2 में क्या होता है, CH3Cl एक ये आएगा, फिर O C2H5 माइनस का यहाँ पे अटैक होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा और ये सारा वन स्टेप में होगा। SN2 में क्या होता है, ओनली वन स्टेप में रिएक्शन होता है और इंटरमीडिएट 5 बॉन्ड बनाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे अटैक होते हैं। 5 कैसे बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे अटैक करेगा कार्बन के, और बॉन्डिंग वाले ये एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग बन जाएगा। तो रिजल्ट विल बी CH3O C2H5, मैकेनिज्म बिल्कुल SN2 वाला। मगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, सपोज हमने SN2 में हमें क्या चाहिए, बल्कीनेस कम होनी चाहिए SN2 करवाने के लिए, करेक्ट। मैंने यहाँ 1 डिग्री ले लिया, ये भी 1 डिग्री है, छोटे छोटे से ग्रुप है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी SN2 के मैकेनिज्म में। मगर अगर मैं ये ले लेता हूं C2H5O माइनस Na प्लस, तब ये रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम यील्ड मिलेगी, क्योंकि इसका जो अटैक होना है इस कार्बन पे वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। SN2 में क्या चाहिए हमें, जो एल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री हो तो बेस्ट है। 2 डिग्री में भी हमें देखना पड़ेगा, सोल्वेंट सोल्वेंट का रोल रहेगा, और 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं है। जैसे कि 1 डिग्री SN1 देता भी नहीं है, राइट, 1 डिग्री भी SN1 नहीं देता। अच्छा, अगर हमें धक्के से SN1 करवाना हो तो क्या यूज करते थे एल्काइल हैलाइड में, याद करो, सिल्वर का कोई कंपाउंड था, प्लीज कमेंट में बताओ अगर तुम्हें याद है तो। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसमें भूल के भी यूज मत करना। व्हाई, बिकॉज दैट विल लीड टू एलिमिनेशन, SN2 नहीं करवा पाएगा वो। तो जैसे कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पे, जो बार बार हर जगह दिखता है, अगर हमें जैसे ये मैन्युफैक्चर करना है OCH3, तो क्या क्या रिएजेंट्स लेंगे। अगेन, अगर तुमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये ले लिया और OCH3 माइनस ले लिया, तब क्या होगा, ये यहां पे अटैक कर पाएगा नहीं,
एलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट होगा, एल्कीन बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ये ले लोगे CH3Cl प्लस O माइनस, तब ये हो सकता है। क्यों? ये अटैक कर सकता है यहां पे। और दूसरी बात ये है कि एलिमिनेशन की गुंजाइश भी नहीं है, 2 कार्बन चाहिए हमें एलिमिनेशन के लिए। कहां से, किस कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा? करेक्ट, सॉरी, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जोड़ेगा, किससे? है ही नहीं कोई, तो एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये बनाना हो हमें, तो फिर हमें ये लेना पड़ेगा। ये अब सही है, इससे हम बना सकते हैं ये। दिस इज द करेक्ट चॉइस ऑफ रिएजेंट्स। ये वाला एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 3 डिग्री का न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा। वैसे तो अगर यहां पे 2 हो जाए CH3 CH2 Cl और ये हो तो भी यील्ड थोड़ी पुअर हो जाएगी, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारा SN2 ही चलेगा, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन ले हम और कोई ईथर बनाने की कोशिश करें तो भी एलिमिनेशन तो होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी छोटा ही चाहिए। जैसे मोस्टली बुक्स में क्या लिखा होता है, सबस्ट्रेट ही छोटा हो बस, न्यूक्लियोफाइल कितना भी बड़ा हो, ऐसा नहीं है। दोनों पे ही हमारी नज़र होनी चाहिए, दोनों छोटे होने चाहिए ताकि SN2 अच्छा सा हो जाए। मगर फिर भी स्पेशली तुम्हारी नज़र हो एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री, इस पॉइंट को लिख लो प्लीज, नोट करो। और प्रेफरेबली विलियम सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया तो हमारा रास्ता आसान रहेगा। 2 डिग्री पे भी दिक्कत होगी, 3 डिग्री पे होगा ही नहीं। और न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा बल्कि ना हो, लेकिन न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा नजर रखनी है हमें एल्काइल हैलाइड पे। फिर दूसरा केस इसमें कैसा आता है, तुमने ये केस देख लिया कि एलिमिनेशन के चांसेस हैं, SN2 हो रहा है, तो वैसे दिमाग में जाएगा बल्कीनेस कम हो। फिर सेकंड जो है केस जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कौन से वाला केस है? लेट्स सी, दैट इज द केस ऑफ सपोज हमने, चलो बेंजीन तो बहुत आगे की कहानी हो गई, हमने ये ले लिया प्लस O माइनस CH3। नाउ द प्रॉब्लम इज ये बॉन्ड दिस हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तुमको पता है ये जो है अपने यहाँ पे डोनेट करेगा, ये इधर जाएगा, दैट मीन्स दिस बॉन्ड, इसकी तो रेजोनेंस बनेंगे, इसका रेजोनेंस एक ये भी बनेगा माइनस क्लोरीन प्लस, है ना। दैट मीन्स दिस हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक एलाइल एंड बेंजाइल। एलाइलिक बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना मुश्किल होगा, बेंजीन के साथ जो बना हुआ होगा। इसके अंदर भी ईथर अगर हमें, अगर आपको चाहिए ये वाला, सपोज हमें इसके साथ ये बनाना है, इसके साथ क्या बनेगा? OCH3 हम सोच रहे हैं बनाना, लेकिन आपको तो पता है कि वी कैन नॉट यूज दिस बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो व्हाट वी डू इज इंस्टेड यूज O माइनस Na प्लस और CH3Cl। अब तो हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके हिट करेगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। विलियमसन सिंथेसिस में एक तो SN2 हो रहा है, इसलिए वो जो चीज मैंने बताई थी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री नहीं ले सकते, और एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही ज्यादा बल्कि ना हो, उस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज पर ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई बनाना है हमने, तो ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। हमने देखा भी था ना, जब यहां से क्लोरीन से ये बना रहे थे, तो याद है कितनी जद्दोजहद लगी थी, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा था, 600 से ज़्यादा कुछ केल्विन टेम्परेचर था। तो वाई वॉज ऑल दैट? बिकॉज दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए ये एक दो केस भी लिखते हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ऐसा कोई केस आए तो हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा कोई केस आए तो नहीं बना पाएंगे, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। दोनों एग्जाम्पल्स में, एलाइलिक और बेंजाइलिक में, कार्बन halogen bond has double bond character and it is very difficult to break.
और SN2 में हमें पता है ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का मतलब क्या है? बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटना चाहिए, टूटता है नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। ये दोनों जो हैं मेजर प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं। थोड़े और एग्जांपल भी करते हैं, हम देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं ईथर। थर्ड मेथड हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था, अल्कोहल में भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। यहां पे यूज होगा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तुमको याद होगा डबल बॉन्ड में हम क्या डालते थे? HgOAc ट्वाइस, साथ में वाटर, तो क्या बनता था? एक जगह लग जाता था OH और एक जगह HgOAc। पहले HgOAc आके कॉम्प्लेक्स बनाता था, राइट, ब्रोमीनियम आयन की जैसे। और फिर जैसे जब हम एल्कीन्स में ब्रोमीन ऐड करते हैं, याद करो, ब्रोमीनियम आयन बनता था। क्लोरीन में भी होगा वो, फ्लोरीन आयोडीन नहीं करते ऐसे। जो ब्रोमीनियम आयन का एडिशन था, एंटी एडिशन, वो ब्रोमीन क्लोरीन करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, हाँ, ये आयन बनाएगा और ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम NaBH4 की हेल्प लेते थे। NaBH4 क्या करता है? H- सप्लाई करता है ना। कहाँ पढ़ा था हमने LiLH4 और NaBH4 को? हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन से। तो फिर ये क्या देगा? इसको हटा देगा, यहां H लग जाएगा, यहां पे OH लग जाएगा, करेक्ट। तो ये कहां यूज किया था हमने? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। और आज कहां यूज कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। थोड़ा सा ही चेंज करना है, बाकी सब मैकेनिज्म सेम रहेगा, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। HgOAc ट्वाइस और वाटर। इससे क्या एलिमिनेट होगा? CH3COO माइनस एलिमिनेट होता है। हाँ, वाटर की जगह, सॉरी, अल्कोहल लेना इस बार वाटर की जगह अल्कोहल लो। तो ऐड भी क्या होगा? इधर HgOAc, ये निकलता है माइनस। दो ग्रुप थे ना ऐसे OCOCH3 के, एक ग्रुप निकल गया, एक इसके साथ टिका रहा, और यहां पे ऐड होगा OR। फिर NaBH4 लगाओगे तो OH की जगह यहां पे क्या आएगा? ऑक्सीजन और एक R ग्रुप। ऑक्सीजन के साथ जब दो कार्बन के बॉन्ड हो तो क्या बनता है? ईथर। सो याद रखना है, ब्रोमीनियम आयन बनता है, इसलिए एंटी एडिशन थी, OH उस साइड से लगेगा। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूं। और बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की जगह हमने अल्कोहल ले लिया है, जिससे कि OH की जगह OR जुड़ा, और ये बन गया क्या? ईथर। सो दिस वाज द थर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग ईथर। पहला कैसे था? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हो, 413 डिग्री पे हीट करो, राइट। दूसरा क्या था? विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ही फेमस है, एल्कोक्साइड आयन और एल्काइल हैलाइड से। और ये तीसरा है एल्कीन से। और चौथा मेथड देखते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। उसको क्या बोलते थे? ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। वाटर थोड़ी है इसमें, अल्कोहल है ना, तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। फिर फोर्थ मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो दो मॉलिक्यूल्स ले लो एल्काइल हैलाइड के, यहां पे ले लो Ag2O, ड्राई होना चाहिए Ag2O। तो फिर क्या होगा? CH3OCH3 प्लस AgCl, AgCl के ट्वाइस, यानी ये इनको लेके चला गया और इस तरह का बॉन्ड आ गया। अच्छा, ड्राई क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में तो ये क्या बना लेता है? AgOH बना लेता है, याद करो। और फिर एल्काइल हैलाइड का क्या करेगा? ये CH3Cl प्लस AgOH गिव्स CH3OH। फिर तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करानी है, इसलिए ड्राई रखना है। रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो, अगर ऐसे आ जाए एल्काइल हैलाइड के साथ तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर ड्राई लें Ag2O हम, तो फिर हमें ईथर ही बन सकता है। तो ये चार मेथड थे प्रिपरेशन के ईथर्स के। और फिर उसके अलावा एक मेथड
जो कि है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अगेन सिमेट्रिकल ही बनेंगे इसमें। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, उसमें क्या लेना है तुमको, अगेन ROH, H2SO4 की जगह Al2O3, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और टेम्परेचर रखना है 250 डिग्री सेल्सियस। इससे मिल जाएगा ROR, 2 मॉलिक्यूल लो, वाटर को निकाल दो। बैलेंस्ड है सारा कुछ, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 R ग्रुप। हाँ, जैसे H2SO4 के साथ किया था 413 केल्विन पे, वो ये है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये भी याद रखना है हमको। और कोई मेथड, हाँ, अगर हम डाईएजो मीथेन ले लें और इसको हम अगर कंबाइन कर दें अल्कोहल से, तो फिर ये क्या है, डाईएजो मीथेन। तब हमें मिल सकता है, तब हमें मिलेगा CH3OCH3। मगर यही वाला कंपाउंड लेंगे हमेशा, ये OCH3 तो लगेगा ही लगेगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, यही ले सकते हैं बस, डाईएजो मीथेन, और ये पे क्या लगेगा CH3O, फिर यहाँ पे OCH3। तो ये सारे मेथड्स हैं। या फिर देखो, एक मेथड मैंने किया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो क्या था, जब अलग आजू बाजू हो, जब ऐसी कोई अरेंजमेंट हो, एसिडिक, इसको एसिडिक मीडियम में डाल दो H+, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, और फिर वहाँ से भी तुमको ईथर मिल सकता है। करेक्ट, लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने ये, जब इस तरह से 2 हों अल्कोहल ग्रुप और एडजेसेंट पे ना हो, तो फिर यहाँ पे अटैक होगा H+ का। पहले तो किस पे होगा, जिस पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो इस पे होगा। फिर कार्बोकेटाइन बन के ये इस पे अटैक कर देगा, H+ लूज हो जाएगा। तो वो भी एक तरीका है, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो दोबारा नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे NaBH4 भी लिख लेना, सॉरी HBF4। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ईथर की। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, विलियमसन सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। एल्कीन वाला एक्चुअली हम पढ़ ही चुके हैं, उसी का पार्ट है एक तरह से, एल्कीन से मैन्युफैक्चर। और कौन सा था, हाँ, बाकी छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, विलियमसन डिहाइड्रेशन वाले। सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ईथर्स की।